नमस्कार, तफ्तीश की नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। मुरादाबाद में अस्पताल गिराए जाने के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने एसडीएम सदर अभिषेक सिंह को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पाकबड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भूमाफिया ने एक ही रात में गिरा दिया था और अस्पताल की जगह समतल बनाकर वहां टाइल्स बिछा दी थी। रिपोर्ट देखिए। जी संगम की खबर का असर, डीएम ने दिए जांच के आदेश। मुरादाबाद में अस्पताल गिराए जाने के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। डीएम ने एसडीएम सदर अभिषेक सिंह को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके में रातों रात एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गायब हो गया था। यही वो जमीन थी जहां कभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, लेकिन महज एक रात के भीतर इस अस्पताल को जमींदोज कर दिया गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुबह के वक्त मरीज और डॉक्टर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर सभी लोग दंग रह गए। न ही वहां कोई अस्पताल था और न ही कोई इमारत। हमें कुछ पता नहीं था, हम तो बाहर के आदमी रहने वाले हैं। अच्छा, हमें कुछ पता नहीं था। तो यहाँ हॉस्पिटल था पहले, क्या था? कल तक क्या था यहाँ पे? कल रात हॉस्पिटल ही था। अच्छा, अब सुबह आए तो क्या देखा? सुबह तो आँख खोली तो कुछ भी ना, यहाँ तो कुछ भी ना, मैदान साफ आया। दरअसल जिस जमीन पर सरकारी अस्पताल बना था उस जमीन पर भूमाफिया की नजर थी, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भूमाफिया इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो मॉर्निंग में वहाँ पर वो बिल्डिंग जो है ध्वस्त मिली और ध्वस्त करने के बाद में ये तो क्लियर नहीं हो पाया किसने इस तरीके किया, लेकिन जिसने भी किया उनका दुस्साहस देखिए कि वो इंटरलॉकिंग टाइल्स भी वहाँ पर लगा रहे थे। तो जब ये चीज संज्ञान में आई तो हमारे जूनियर इंजीनियर जो विभाग के द्वारा नामित है, यहाँ पोस्टेड है, वो तुरंत उन्होंने मौका मुआयना किया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने जाके इसको देखा और इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल संबंधित थाने को और प्राथमिकी दी गई। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन रातों रात इस घटना को अंजाम देने वालों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। दीपचंद जोशी, जी मीडिया, मुरादाबाद। मुरादाबाद में भूमाफियाओं की हिमाकत की खबर ने प्रशासन को भी कटघरे में ला खड़ा किया है। क्या वाकई प्रशासन सब कुछ जानकर अनजान बना रहा, या फिर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के किसी आला अफसर की भूमाफियाओं के साथ मिली भगत है? मुरादाबाद के पाकवाड़ा थाना इलाके में एक प्राथमिक सामुदायिक केंद्र रातों रात गायब हो जाता है और प्रशासन को खबर तक नहीं होती। ऐसे में कहीं न कहीं इस पूरे मामले में भूमाफियाओं के साथ प्रशासन की मिली भगत है या फिर प्रशासन का लापरवाही रवैया, क्योंकि जिस तरह सरकारी इमारत को एक रात के भीतर भूमाफियाओं ने जमींदोज कर दिया, उसने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रात के अंधेरे में जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो क्या इस मामले की जानकारी किसी को नहीं थी? भूमाफियाओं की काफी वक्त से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर नजर थी, बावजूद इसके प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इस पूरे मामले में भूमाफियाओं के साथ स्वास्थ्य विभाग का भी कोई अफसर मिला हुआ है? क्या वाकई आसपास के लोगों ने भी इस पूरे मामले पर कोई आपत्ति नहीं जताई? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गिराने वाले आखिर कौन है? रातों रात एक अस्पताल को मैदान में तब्दील करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। ऐसे में सवाल ये, क्या मुरादाबाद में भूमाफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो अब सरकारी इमारतों पर भी कब्जा करने से नहीं चूक रहे? दीपचंद जोशी, जी मीडिया, मुरादाबाद। तो वाकई सोचने वाली बात है, एक ही रात में अस्पताल गायब। यकीनन भूमाफियाओं की हिमाकत की खबर ने अब प्रशासन को भी कटघरे में ला खड़ा किया है। क्या वाकई में प्रशासन सब कुछ जानकर अनजान बना रहा, या फिर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के किसी आला अफसर की भूमाफियाओं के साथ मिली भगत है? एसडीएम ने को जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं डीएम ने, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई होगी? कब तक कार्रवाई होगी ये कहना मुश्किल है। मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और इंजीनियरों के मिलीभगत से ग्रीन बेल्ट में जमकर अवैध निर्माण हो रहे हैं। आरोप है कि ग्रीन बेल्ट से लेकर सरकारी जमीन पर
कब्जा करने वालों में भूमाफियाओं से लेकर बीएसपी के राज्यसभा सांसद वीर सिंह भी हैं। वहीं पूरे मामले पर एमडीए के अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कानपुर में सेल्स टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर रतन शंकर मिश्रा पर आज बदमाशों ने हमला कर दिया। आज सुबह जब वो ज्वाइंट कमिश्नर के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तभी बाइक सवार 2 लोग उनके पास आए और उनका परिचय पूछकर और तस्दीक हो जाने पर उन पर गोली चला दी। भाग्यवश गोली उनके सिर को छूती हुई निकल गई। मिश्रा के पास की अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस इस वारदात को रंजिश और लूट दोनों बिंदुओं से जांच कर रही है। एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है, कौन सा किसी के साथ कौन आदमी जो बैडली अफेक्टेड हो रहा है और जिस तरह से उसने हरकत किया तो हम बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और हमारी पूरी टीम इसमें लगी है कि केस जल्दी से जल्दी भरता हो। तो कानपुर में सेल्स टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर रतन शंकर मिश्रा पर आज बदमाशों ने हमला कर दिया। आज सुबह जब वो ज्वाइंट कमिश्नर के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तभी बाइक सवार 2 लोग बदमाश उनके पास आए और उनका परिचय पूछकर उन पर गोली चला दी। पुलिस इस वारदात को रंजिश और लूट दोनों बिंदुओं से जांच कर रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता मोहम्मद उजैर से। मोहम्मद उजैर, जानना चाहेंगे बदमाशों के बारे में क्या कुछ पता चल पाया है? पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? देखिए, ये बदमाश जो आए थे और मार के चले गए, इनके बारे में अभी तक कोई शनाख्त नहीं हो पाई है कि ये कौन लोग हैं और कहां से आए थे और किसने भेजे थे, इनका उद्देश्य मारने का क्या था। क्योंकि जब वो आए उन्होंने आते ही साथ जो है उन्होंने पूछा कि तुम क्या करते हो, जब तक के जो है रतन शंकर मिश्रा जी ने जो है उनके बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधे उनके ऊपर फायर झोंक दिया और फायर झोंकने के बाद जैसे ही ये गिरे वो लोग जो है भागे बदमाश, लेकिन ये नहीं पता लग पा रहा है कि ये कौन लोग हैं। पुलिस इसमें अपनी तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है और इनके तमाम संबंधों के बारे में जानकारी ले रही है कि अभी हाल फिलहाल ऐसा कौन सा विवाद जो है इन लोगों से हुआ है या ऐसी कौन सी फाइल जो है फंसी हुई है जिसकी वजह से जो है इनके ऊपर ये हमला किया गया है। हेलो, आगे बढ़ते हैं। बरेली में पाकिस्तान के आईएसडी कोड के जरिए ठगी की कोशिश का मामला सामने आया है। पाकिस्तान के नंबर से आए कॉल ने ठगी के नए हथकंडे का खुलासा कर दिया है। पहले गुलफाम नाम के शख्स को 25 लाख की लॉटरी का लालच दिया गया और फिर कुछ हजार रुपए टैक्स के तौर पर बैंक अकाउंट में जमा करने को कहा गया, लेकिन सावधानी के चलते गुलफाम ठगी का शिकार होने से बच गया। कैसे, रिपोर्ट देखिए। जालसाजों का नया हथकंडा, पाकिस्तान के नंबर से लॉटरी का लालच, ठगी का आईएसडी कोड कनेक्शन। लॉटरी का लालच देकर ठगी का जाल बिछाने वाले अब नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है बरेली से, जहां पाकिस्तान के आईएसडी नंबर से आए कॉल ने गुलफाम अंसारी की नींद उड़ा दी। आईएसडी कोड +92 के नंबर से आई कॉल जब गुलफाम ने उठाई तो उसे बताया गया कि उसने 25 लाख की लॉटरी जीती है और कॉल करने वाला शख्स दिल्ली से बोल रहा था। जीती हुई लॉटरी की रकम लेने के लिए गुलफाम से एक बैंक अकाउंट में टैक्स के तौर पर कुछ रकम जमा करवाने के लिए कहा गया। 3-4 दिन पहले कॉल आई, उसमें जो कॉल करने वाला है, पहले तो मैं सोच रहा था उठाऊं, मैंने अजीब सा नंबर था क्योंकि ये बाहर का नंबर लग रहा था। उसने जो कहा कि आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी निकली है और लॉटरी निकलने के बाद आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। मुझे पता था इसकी फ्रॉड है क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत आ रहे हैं। पाकिस्तान के नंबर से आई कॉल ने गुलफाम को सकते में डाल दिया था और उसे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि फोन पर कोई उसके साथ फ्रॉड को अंजाम देने की कोशिश में है, जिसके बाद उसने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। आजकल उसमें भी चल रहा है कि वो कॉल आती है कि रिचार्ज करिए,
कि हम आपको इतना अमाउंट फंड वापस करेंगे। इस तरह के केसेस भी बहुत मिलते हैं। रिचार्ज करिए कि कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, कस्टमर केयर का नाम नहीं बताते लोग, कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, किस कंपनी के बोल रहे हैं, एयरटेल से बोल रहे हैं, और आती है किसी और कंपनी के फोन पे। तो इसका क्या मतलब है? टोटल फ्रॉड हो रहा है और इस पे कार्रवाई की जाए कि इस तरह के फ्रॉड जो गरीब लोगों को फंसाया जा रहा है। वहीं इस मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच के मुताबिक कुछ हैकर्स ने ठगी को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के ISD कोड को हैक कर लिया है, जिसके जरिए वो सीधे साधे लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना सके। ये वाला मामला है, इस टाइप का हमें संज्ञान में आया है कि मतलब कोड आ रहा है वहाँ पे दूसरी कंट्री का, और उसमें कुछ चीजें मांगी जा रही हैं, मतलब जिसको भी फोन किया जा रहा है, जो डाटाबेस से जो ये लोग लिखवा रहे हैं, मतलब वो नंबर्स हैं। इसमें विधिवत हम लोग जो है ये संज्ञान में है। इसमें जो सर्विलांस की टीम भी लगी हुई है, क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई है। ऐसा एक हमने मामला पहले पकड़ा भी था, तो इसमें विधिवत जांच चल रही है और जो भी हमारे तथ्य आएंगे इस जांच में और इसमें सर्विलांस में और क्राइम ब्रांच की जो इंटेलिजेंस विंग है, इसमें जितनी भी इंटेलिजेंस हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, उसी के बाद भी कोई मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। ठगी के जालसाजों का शिकार होने से गुलफाम तो बच गया, लेकिन न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो फरेब के जाल में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई लुटा बैठते हैं। ऐसे में जरूरत है सावधानी की, ताकि आप ऐसे ठगों के शिकंजे में न फंसें। सौरभ मिश्रा, जी मीडिया, बरेली। उन्नाव में लोग शेर की दहशत से अब भी परेशान हैं। जिस शेर को लोगों ने देखा था वो अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। हालांकि रात में वन विभाग की टीम को शेर दिखा। नाइट विजन कैमरे में शेर की तस्वीरें कैद हुई, लेकिन उसे ट्रैंक्विलाइज नहीं किया जा सका। वन विभाग की टीम और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की टीम हाथी पर बैठकर कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, लेकिन घनी झाड़ियां होने की वजह से शेर को पकड़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरे में तो ये दहशत कैद हो गई, लेकिन पिंजरे से अभी दूर है। इसी खौफ ने उन्नाव के कई गांव को रात में भी जागने को मजबूर कर दिया है। शेर, जी हां, वही शेर जो सेकंड में इंसान की सांसों को थाम सकता है। ये शेर कहां से आया और अभी कहां पर है, ये न वन विभाग की टीम जानती है और न ही वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। आज हमारे हाथी जो दुधवा से 10 घंटे का सफर करके आए हैं, उसके बावजूद उन्होंने 2 घंटा 2.5 घंटा कॉम्बिंग की अपराह्न तक, लेकिन चूंकि वो काफी शौक है, इतना लंबा सफर करके आए, इसलिए कॉम्बिंग हमें रोकनी पड़ी। हाथी को तकनीकी रूप से थोड़ा आराम की आवश्यकता है, और लेकिन इससे हुआ कि हमारा आधा से ज्यादा क्षेत्र हम लोग ने कॉम्ब कर लिया है, देख लिया है। जो एरिया अनएसेसिबल था वो भी देख लिया, उसकी स्थिति ये ज्ञात कर ली गई कि वो है अभी इसी क्षेत्र में। हालांकि रात में वन विभाग की टीम को शेर दिखाई दिया था। नाइट विजन कैमरे में शेर की तस्वीरें भी कैद हुईं, लेकिन कामयाबी अभी भी हाथ नहीं लगी है। शेर दिखा, लेकिन इससे पहले कि वन विभाग के अधिकारी उसे ट्रैंक्विलाइज करते, वो गायब हो गया। वन विभाग की टीम और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की टीम हाथी पर बैठकर कॉम्बिंग कर रही है, लेकिन घनी झाड़ियां होने की वजह से शेर को पकड़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दुधवा नेशनल पार्क से हाथियों को मंगाया गया है। 4 पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन कामयाबी अभी दूर है। ग्रामीणों में अभी भी दहशत का माहौल है। लोग डर की वजह से न खुद घर से बाहर निकल रहे हैं और न ही बच्चों को बाहर निकलने दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता प्रसून शुक्ला से, जो उन्नाव से जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रसून, आपसे जानना चाहेंगे शेर की तलाश कहां तक पहुंची है, क्या कुछ सुराग हाथ लग पाए हैं वन विभाग की टीम के पास अब तक? देखिए, आपको बता दें कि इस समय अगर बात की जाए तो 1/4 हिस्सा ही बाकी बचा है, जिसे अब पूरी जो कवायद चल रही थी हाथी पर बैठ करके जिस तरह से पूरा क्षेत्र का भ्रमण किया गया है, तो 1/4 क्षेत्र बचा है, जिसको अब वन विभाग और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के लोग अब उसको जो है पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। अब देखना ये होगा, क्योंकि शाम का समय है, शाम के समय होते ही अब क्योंकि अक्सर जो है रात के समय भी गश्त ये लोग शुरू करते हैं, मगर अभी तक के हालात ये हैं, शेर को आज देखा नहीं गया। और जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं गांव में, क्योंकि पूरा जो परिसर है उसको अब पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। वाइल्ड लाइफ
के अलावा अब वन विभाग के अधिकारी भी अंदर जाने नहीं दिए जा रहे हैं, उन्हें बाहर की ओर रोका गया है। पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है। ग्रामीणों से भी ये ताकीद कर दी गई है, क्योंकि अब वो घड़ी लगभग नजदीक आ रही है जब शायद शेर जो है वाइल्ड लाइफ के लोगों के नजदीक होगा या उसे वो लोग पकड़ सकेंगे। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी अंकित इस पर जो है काबू किया जा सकता है शेर पर। जी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। कानपुर देहात के राजपुर इलाके में बीते 2 नवंबर को हुए अजयपाल हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतक अजयपाल की पत्नी मिथिलेश राजपुर इलाके के एक आश्रम में पूजा अर्चना के लिए जाती थी, जहां बाबा रामदास उर्फ रामस्वरूप पाल नाम के शख्स से उसके नजदीकी संबंध बन गए थे। बाबा रामदास गुजरात के राजकोट का रहने वाला था और आश्रम में अक्सर आकर रुकता था। बाबा रामदास को मिथिलेश के पति अजय अपने रास्ते में रोड़ा मालूम पड़ रहा था, जिसके चलते आश्रम की देखरेख करने वाले बाबा प्रयागदास और पप्पू पाल को उसकी मौत की सुपारी दे दी गई। इसके बाद बाबा प्रयागदास ने अपने भांजे उदयवीर के साथ मिलकर अजयपाल की हत्या कर दी। बाबा रामदास ने इन लोगों को अजयपाल की हत्या के एवज में 1 लाख रुपए और राजकोट में एक आश्रम देने का वादा किया था। पुलिस ने अजयपाल की पत्नी की कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच की तो सनसनीखेज खुलासा हुआ। सर्विलांस है और इनके जो राम जानकी मंदिर है इसमें जो रक्त रंजित जो कपड़े थे और उनको जो पैसे देने की बात थी वो पैसे एविडेंस के रूप में हमें प्राप्त हुए, जिसके कारण घटना का अनावरण किया गया। वजह क्या थी हत्याकांड? निश्चित रूप से घटना का होने की वजह थी बाबा और मृतक की पत्नी के बीच में प्रेम संबंध और इनके लिए जो था एक आर्थिक प्रलोभन था। बस्ती में लड़की के साथ रेप की कोशिश मामले में एसपी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई है। घटना 3 दिन पहले की है, जब लड़की चक्की पर आटा पिसाने गई थी, जहां उसके साथ रेप की कोशिश हुई। विरोध करने पर आरोपी ने लड़की की बुरी तरह पिटाई की, जिससे लड़की बेहोश हो गई। उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गेहूं पिसाने जा रहे थे साहब, चक्की गए और उसके चक्की वाले थे नहीं, हम वहीं गेहूं धरे जैसे उसने आकर हमको छेड़खानी किया, बदतमीजी करने के लिए। हमने उसको बोला तो हमको मार दिया। वो लड़की के साथ छेड़खानी साफ कर रहा था और उसने गाली दे दिया, इसलिए उसने डंडा लिया और मारा है और पत्थर ने मारा है और मार करके जब खून बहने लगा तो कभी से तो इसकी बार में भाग गया वो। तफ्तीश की इस कड़ी में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।